नमस्कार, माई सेल्फ राकेश कुमार, मुझे आर.डी. वंशज भी कहते हैं लोग, उसी नाम से जाना जाता हूँ। आप लोग मुझे जानते भी हैं, मैं आपसे परिचित भी हूँ और आप भी मुझसे परिचित हैं। आज हम एक प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और क्लासेस वगैरह हो नहीं पा रही, तो कुछ बच्चों के कहने पर और साथ वालों के मोटिवेशन के आधार पर मैं प्रयास कर रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाने का। देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। आपका साथ स्वागत योग्य रहेगा। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का, जिसको हम लोग रासायनिक समन्वय कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। रासायनिक समन्वयन, ठीक है। एक ये जो विषय है इसको इंग्लिश में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में ये क्या कहलाता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये एक टॉपिक है अपना फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो अपना चैप्टर है बायोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, इसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे शरीर की एक्टिविटी को कैसे हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। केमिकल सब्सटेंसेस होता है जिसको हम हार्मोन कहते हैं, उसको वो कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है उनको, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो न्यूरल कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसको हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं, न्यूरल कंट्रोल कहा जाता है इसको। एक तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। दूसरा जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम लोग अंतःस्त्रावी नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये दो प्रकार के जो कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करते हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि काफी समय पहले जब ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पर हुआ था, तब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद में इसमें एवोल्यूशन हुआ और मॉडिफिकेशन आया। आज जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर है। हर सेल का काम जो फंक्शन है वो अलग अलग है। सारी सेल एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में फंक्शन करती है पूरी बॉडी में। ये जो था यूनिसेलुलर था, आज जो है एनिमल और मेटाजोआ है। उसके अंदर अलग अलग बाद में जब अलग अलग सेल्स डेवलप हुई, अलग अलग फंक्शंस आए, तो उसमें अलग अलग सिस्टम्स भी डेवलप हुए। जैसे आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एंड इनको इन सब की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए दो और सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ, जिनको हम लोग न्यूरल सिस्टम या दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इन दोनों को कॉमनली हम लोग न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम कहते हैं। इन दोनों को कॉमन रूप से हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली क्या तंत्रिकीय जो नियंत्रण है या न्यूरल कंट्रोल होता है, उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि बेसिक चीज है स्टिमुलस प्रोवाइड करवाया जाता है। स्टिमुलस प्रोवाइड करवाया जाता है और वो अल्टीमेटली कहां पहुंचता है? इफेक्टर पे पहुंचता है। एक फैक्टर पे पहुंचता है और उसके बाद रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो न्यूरल कंट्रोल है, इसके अंदर आपको एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाना होगा, उसके बाद में इफेक्टर तक अल्टीमेटली पहुंचेगा और वो रिस्पांस देगा। तो ये जो रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होती है। ये जो रिस्पांस है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आता है। और ये बहुत ही रैपिड रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन होता है बहुत रैपिड होता है, काफी फास्ट होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, सडनली काम हो जाता है। जितनी भी इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आप रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूरल कंट्रोल के अंदर होते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप एंडोक्राइन कंट्रोल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है वो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। इसको हम हार्मोन कहते हैं। और ये
बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल है जो एंडोक्राइनल कंट्रोल के होते हैं, और इसके अंदर होने वाला जो भी प्रोसेस है वो केमिकली होगा, बहुत स्लो होगा, इसमें स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली हमको एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारा बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो अमलगमली दो सिस्टम मिलकर बनाते हैं, जिनको हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं या तंत्रिकीय रासायनिक समन्वय कहा जाता है, ठीक है। आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो अंतःस्रावी नियंत्रण या एंडोक्राइनल कंट्रोल है। एंडोक्राइनल सिस्टम जिसके अंदर हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, एंडोक्राइनल सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी है, उसकी मैकेनिज्म्स है, उसकी क्रिया प्रणाली है या कार्य प्रणाली जो भी है, वो सारी की सारी हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक जो है वो एडिशन को माना जाता है, थॉमस एडिशन को माना जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की। इस थॉमस एडिशन को इसका फादर माना जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम लोग इसकी हार्मोन की मैकेनिज्म, हार्मोन्स के टाइप्स का काम, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोन क्या चीज है। व्हाट इज ए हार्मोन? हार्मोन की डेफिनेशन अगर न्यू एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, यानी कि ये केमिकल भी है, केमिकल सब्सटेंस भी है, दूसरी बात ये मैसेंजर भी है। दोनों बातें हैं इसमें। पहली बात तो केमिकल सब्सटेंस भी है, दूसरी बात ये मैसेंजर भी है। तो ये केमिकल मैसेंजर होता है। दूसरी बात ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है, मतलब कि ये आपको कोई बॉडी के अंदर अपनी बॉडी में कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता। जनरली हार्मोन जो होते हैं हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते, लेकिन उसको एक्साइट जरूर कर देते हैं। हार्मोन्स का काम है एक्साइटमेंट। हार्मोन्स जो है उसका काम यही है कि ये एक्साइटमेंट करेगा, ये पार्ट नहीं लेगा किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ये केवल उसको एक्साइट करेगा, स्टिमुलेट कर देगा ताकि वो फास्टली काम करे। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग कि हार्मोन का काम क्या है। मैंने जैसे आपको बताया डेफिनेशन, दिस इज ए केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर है, इसकी नेचर जो है वो रासायनिक है। काम इसका मैसेंजर के फॉर्म में ये काम करता है। नॉन न्यूट्रिएंट यानी अपोषक होता है और नॉन एंटीजेनिक भी होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, नॉन एंटीजेनिक भी होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट भी होते हैं और केमिकल मैसेंजर भी होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम लोग कह सकते हैं कि हार्मोन क्या है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन में हम समझा सकते हैं कि हार्मोन जो है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल से सिक्रेट होगा। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस which is secreted by a group of cell, ठीक है, influence other group of cell। क्या करेगा? दूसरी ग्रुप ऑफ सेल को, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल से सिक्रेट होगा और दूसरी ग्रुप ऑफ सेल को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरी ग्रुप ऑफ सेल को ये क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। ये दोनों जो सेल्स के ग्रुप हैं या दोनों की दोनों जो सेल्स है कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती हैं, इनके बीच में दूरी होती है। तो हमको सबको पता है एज वेल यू नो कि हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, है ना, इन रीचिंग एट द टारगेट ऑर्गन्स एंड इन्फ्लुएंस देम। हम लोगों को पता है कि हार्मोन क्या है, जैसा कि हमको पता है कि हार्मोन जो है ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा और प्रभावी जहां जरूरत है, जिस ऑर्गन में जरूरत है वहां तक ये पहुंचेगा, वहां अपना प्रभाव दिखाएगा, वहां की सेल्स को जाकर ये क्या करेगा? एक्साइट करेगा। जैसे कि हमको न्यूरल कंट्रोल के अंदर पता है कि न्यूरल कंट्रोल जो है, न्यूरल कंट्रोल के अंदर कि बॉडी के सभी पार्ट के तक वो नर्व्स नहीं पहुंचती, वो सभी को कंट्रोल नहीं करती। उसके एंटागोनिस्ट में अगर आप देखेंगे कि जो हार्मोन्स है वो ब्लड के थ्रू फ्लो होता है, इसलिए ये ब्लड बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है, हर सेल तक पहुंचता है और अपना प्रभाव
जहां जरूरत होती है वहीं दिखाता है, सब जगह ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो हार्मोन एक कोशिका के समूह से स्रावित होने वाला ऐसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरी कोशिकाओं के समूह को जाकर क्या करता है, प्रभावित करता है। दोनों कोशिकाओं के समूह के मध्य कुछ दूरी होती है, अर्थात ये दोनों कोशिकाएं के जो समूह है वो अलग अलग दूरी पर स्थित होते हैं। हम लोग अगर इसकी देखें, हमको पहले से ही पता है कि इसका नेचर कैसा है, एंडोक्राइन नेचर होता है। अगर मान लीजिए कोई भी केमिकल सब्सटेंस है किसी एक सेल के द्वारा स्रावित होता है और किसी नियर बाय सेल के पर जाकर अपना प्रभाव दिखाता है, तो इसको हम पैराक्राइन एक्टिविटी बोलते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस किसी एक सेल से सिक्रेट होता है, उसी सेल पर अगर जाकर अपना प्रभाव दिखाता है, तो उसको हम ऑटोक्राइन एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो होगी पैराक्राइन एक्टिविटी, दूसरी होगी ऑटोक्राइन एक्टिविटी, तीसरी वाली जो हार्मोन की है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन एक्टिविटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन एक्टिविटी, है ना। नॉट इनाउ कि हमको पता चल गया कि हार्मोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसी होती है, एंडोक्राइन होती है। कैसी होती है, एंडोक्राइन एक्टिविटी शो करता है हार्मोन। बात समझ में आ गई। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हार्मोन जो है, अभी जैसे डेफिनेशन में अपन ने देखा कि हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर, हमको ये पता चल गया कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। इसका मतलब इसका नेचर जो है वो केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना है। तो वी कैन डिवाइड हार्मोन्स इन द टू मेजर ग्रुप्स, दो बड़े ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ग्रुप है इसका वो कैसा है, प्रोटीनियस या पेप्टाइडल। ठीक है, पहला ग्रुप जो है इसका प्रोटीनियस या पेप्टाइडल होगा। दूसरा ग्रुप जो होगा वो स्टेरॉइड्स हार्मोन का होता है। पेप्टाइडल जो होते हैं उसके अंदर एक तो होता है स्मॉल पेप्टाइडल, एक होता है लार्ज पेप्टाइडल, एक होता है ग्लाइको या ग्लूको पेप्टाइडल। ठीक है, तो ये हमको पता है जैसे प्रोटीनियस के अंदर स्मॉल पेप्टाइडल जो हार्मोन है या डेरिवेटिव एमिनो एसिड्स। इस एमिनो एसिड्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से आता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और थायरॉक्सिन। ये सारे के सारे एमिनो एसिड्स डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल पेप्टाइडल के अंदर अपन अगर देखें तो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन और एमएसएच। ठीक है, लार्ज जो पेप्टाइडल है उसके अंदर पैराथायरॉइड, इंसुलिन एटसेट्रा। ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइडल जो होते हैं जिसके अंदर एफएसएच, एलएच और टीएसएच, ये जो होते हैं इनका प्रोटीनियस नेचर या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। और स्टेरॉइड्स हार्मोन के अंदर वो सभी आते हैं जो गोनाड्स और एड्रिनल से सिक्रेट होते हैं। इसके अंदर आपका हो गया मिनरेलोकोर्टिकोइड, जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन हो गया, ठीक है, कॉर्टिसोल हो गया। ठीक है, गोनाड के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो मेल एंड्रोजन होता है, ठीक है, एक फीमेल एंड्रोजन्स होते हैं जिसके अंदर ईस्ट्रोजन आता है और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। मेल एंड्रोजन के अंदर एज यूजुअल यू नो कि जो सबको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बाकी पीछे की क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन का केमिकल नेचर होता है। हार्मोन को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक तो प्रोटीनियस या पेप्टाइड होता है, दूसरा कौन सा होता है, स्टेरॉइड। दूसरा कौन सा होता है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं। तो ये दो प्रकार के मतलब हार्मोन्स के नेचर हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। आगे देखते हैं कि हार्मोन्स का मतलब कि मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे हार्मोन्स अपनी बॉडी की सेल्स पर फंक्शन करता है। क्या हार्मोन जो है, हार्मोन की अगर देखें सोल्युबिलिटी की बेस पे तो हार्मोन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, दूसरे जो हार्मोन होते हैं वो
लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। हार्मोन की अगर आप मैकेनिज्म देखें, जिसको हम लोग क्रियाविधि कहते हैं, ठीक है, हार्मोन की अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म या क्रियाविधि, इसमें दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक तो जल गुलित, एक होते हैं वसागुलित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल, और एक होता है लिपिड सोल्यूबल। बात समझ में आ गई? दो प्रकार के सोल्यूबल है, दो प्रकार के सब्सटेंस में सोल्यूबल हैं हार्मोन्स। जैसे अपन ने देखा कि हार्मोन जो है को दो ग्रुप में डिवाइड किया था अपन ने, एक तो था पेप्टाइडल या प्रोटीनियस, दूसरा कौन सा था, स्टेरॉइड वाला हार्मोन। पेप्टाइडल के अंदर आपने देखा होगा इंसुलिन, है ना, और इसके अंदर जितने भी जो गोनाड्स और एड्रिनल से जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो स्टेरॉइड्स में आते हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप के हार्मोन है, जो प्रोटीनियस नेचर वाले हार्मोन है, इनमें एक्सेप्ट थायरॉक्सिन, है ना, इसको थायरॉक्सिन को छोड़कर बाकी सभी वाटर सोल्यूबल होते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी हार्मोन हैं उनमें थायरॉक्सिन को छोड़कर बाकी सभी वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, और जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं सेकंड ग्रुप वाले हार्मोन और थायरॉक्सिन, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शनली थायरॉक्सिन। बात को समझिएगा, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ग्रुप वाले जो प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले हार्मोन है, उनमें एक्सेप्ट थायरॉक्सिन को या थायरॉक्सिन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो पैराथायराइड है, फिर चाहे वो टीएसएच है, चाहे एफएसएच है, चाहे एलएच है, चाहे आपका ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रोसिन है, एमएसएच है, ये जितने भी हार्मोन है वो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है। केवल थायरॉक्सिन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होता है। सेकंड ग्रुप वाले सारे के सारे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। तो ये बात समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है कि कौन सा हार्मोन वाटर में सोल्यूबल होगा, कौन सा हार्मोन लिपिड में सोल्यूबल होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना है। अगर ये बात समझ में आती है तो हम मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो प्रोटीनियस नेचर वाले जो हार्मोन है उनका फंक्शन बॉडी पर कैसे होता है। हार्मोन का हर हार्मोन जो कोई भी जो हार्मोन है वो रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। हर हार्मोन का रिसेप्टर अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब सभी हार्मोन का रिसेप्टर एक जैसा नहीं होता। सेल पर काम जो वाटर हार्मोन काम करेगा तो वो अपने रिसेप्टर के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसलिए हमको ये देखना है कि हार्मोन का फंक्शन कैसे होता है। जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन है उनका फंक्शन हम देखते हैं। वी नो दैट कि सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, यानी कि लिपिड की दो लेयर होती है इसके अंदर। तो कोई भी सब्सटेंसेस इस लिपिड बाइलेयर से तभी डिफ्यूज हो सकता है सेल के अंदर जब वो लिपिड में सोल्यूबल हो, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप वाले प्रोटीनियस नेचर वाले जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड में सोल्यूबल है नहीं, तो कैसे वो सेल के अंदर एंटर करेंगे, सो दैट्स व्हाई इस सेल मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं, तो हार्मोन जो होता है हार्मोन रिसेप्टर से आके कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके बाद में यहाँ पर एक सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। क्या बनता है, सेकेंडरी मैसेंजर बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं, जैसे CAMP, CGMP, कैल्शियम आयन, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लिसरॉल और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हार्मोन जो है वो प्राइमरी मैसेंजर होता है। हार्मोन कैसा मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर है। इट इज आल्सो केमिकल मैसेंजर, बट ये सूचना लेकर आता है, इंफॉर्मेशन लेकर आता है, रिसेप्टर को देता है। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद में सेकेंडरी मैसेंजर तक इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद में जो केमिकल चेंज होगा वो आगे जाकर होगा। तो इससे जो रिएक्शन होती है, इससे जो रिस्पॉन्स होता है बहुत फास्ट होता है।
पहली बात तो समझ में आ गया कि इसका जो रिएक्शन होगा बहुत फास्ट होगा, जो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू होगा। अब दूसरी बात समझिए, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं या फैट सोल्यूबल जो हार्मोन है, फैट सोल्यूबल हार्मोन में क्या होता है, दे आर डायरेक्टली डिफ्यूज इन द साइटोप्लाज्म, दे आर डायरेक्टली डिफ्यूज इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर? फैट सोल्यूबल जो भी हार्मोन होगा वो डायरेक्टली डिफ्यूज इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दे आर अटैच्ड विद द रिसेप्टर एंड एंटर इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंटर इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है एंड दे आर अटैच्ड विद द डीएनए एंड कंट्रोल या रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। किसको रेगुलेट करते हैं? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करेंगे? ये ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करते हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, उनका प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, इनका प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी है कि दोनों की मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। दोनों टाइप्स के हार्मोन, जो फर्स्ट ग्रुप वाले और सेकंड ग्रुप वाले जो हार्मोन है, प्रोटीनियस नेचर वाले और नॉन प्रोटीनियस, इनको स्टेरॉइड्स नेचर वाले हार्मोन कहते हैं। दोनों की मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? एक का प्रोसेस होगा फास्ट होगा, एक का प्रोसेस होगा स्लो होगा। जो प्रोटीनियस नेचर वाले जो हार्मोन है ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अपना एक्सप्रेशन करते हैं, ये डायरेक्टली करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन का क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो डायरेक्टली न्यूक्लियर प्लाज्म में प्रेजेंट होता है, दे आर डिफ्यूज इनटू डायरेक्टली न्यूक्लियर प्लाज्म एंड अटैच विद द डीएनए एंड रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? मैं समझता हूं आपने आज जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, आगे वाले वीडियो में हम नई चर्चा करेंगे कि कैसे हार्मोन्स की स्ट्रक्चर होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को सीक्रेट करती है अपनी बॉडी के अंदर, उनका क्या क्या काम है, क्या क्या उनकी स्ट्रक्चर है। तो आगे वाली वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।